अस्सलाम वालेकुम यंग्स कैपिटल फैमिली। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर इन 15 मिनट्स। मैं चाहता हूँ आप ये सिर्फ वीडियो देखें ना, बल्कि कंपेयर करें कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या वो मेरे बताए हुए पॉइंट्स के मुताबिक मल्टी बैगर की कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं करते। सबसे पहले ये मल्टी बैगर होता क्या है। जैसे आप जानते हैं वॉरेन बफे एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, इसी तरह पीटर लिंच भी एक बहुत रिनोन्ड वैल्यू इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं। पीटर लिंच ने सबसे पहले ये टर्म क्वाइन की थी मल्टी बैगर। उनके मुताबिक ऐसा शेयर जो अपनी प्राइस से 4, 5 या मल्टी टाइम इंक्रीज कर जाए उसे मल्टी बैगर कहते हैं। उन्होंने 2x, 3x, 10x और मल्टी बैगर्स की टर्म को क्वाइन किया था अपनी बुक में। अब चलते हैं मल्टी बैगर को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आपने कैसे ढूंढना है। अब कुछ मैं पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट मल्टी बैगर को ढूंढने के लिए, जब भी आपने मल्टी बैगर फाइंड करना है तो आपने ट्रेंड वाले सेक्टर्स में जाना है। अब आप पूछेंगे ये ट्रेंड वाले सेक्टर्स क्या होते हैं। देखें, देयर इज अ फेमस कोटेशन, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल इन 2025 आप अगर आईपीपीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो कभी भी अच्छा सेक्टर नहीं वो कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर चुकी है। आप उसकी पास हिस्ट्री देख के, उसकी डिविडेंड यील्ड देख के अगर आज उस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंटल सुसाइड होगी। तो आपने किस सेक्टर्स में जाना है? जो ट्रेंड में सेक्टर्स हैं। ट्रेंड में इकोनॉमी अच्छी चल रही हो तो आप साइक्लिकल सेक्टर में भी जा सकते हैं, जिन्हें सिक्लिकल भी कहते हैं, जो इकोनॉमी के साथ साथ चलते हैं, जैसे सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर या कोई और सेक्टर देख सकते हैं। तो आपने ऐसा सेक्टर देखना है जो इन ट्रेंड हो, ना कि ऐसा सेक्टर जो ट्रेंड ही ना हो। जैसे मुदारबाज में चले जाएं या इंश्योरेंस में, उनका अभी ट्रेंड नहीं है, उधर लोगों का, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं है। तो पहला पॉइंट है कि सेक्टर आपका जो हो वो इन ट्रेंड सेक्टर हो। सेकंड, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना है उस कंपनी की कंसेक्टिव ग्रोथ होनी चाहिए। अगर आप उसके 3 साल के एनुअल रिजल्ट्स देखें या एटलीस्ट 2 साल के एनुअल रिजल्ट देखें तो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री या रेवेन्यू, या जिसे टॉप लाइन कहते हैं क्योंकि वो आपकी पीएनएल स्टेटमेंट में सबसे टॉप लाइन पे होता है, तो वो इंक्रीज होनी चाहिए। इसका मतलब है कंपनी जिस बिजनेस में है वो अपना बिजनेस को इंक्रीज कर रही है, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रही है। तो दूसरा मेन चीज जो आपने देखनी है वो क्या आपकी ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड है सेल्स की। जब ये दो चीजें देख लेंगे फिर तीसरी चीज आपने देखनी है ग्रॉस प्रॉफिट्स और नेट प्रॉफिट्स। अब आपने जितना जिस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा होगा, वॉरेन बफे के मुताबिक वो कहते हैं ऐसी कंपनीज में आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर लें जिसके अंदर ग्रॉस मार्जिन आपका 40% से ज्यादा हो। अब 40% से ज्यादा ग्रॉस मार्जिन में पाकिस्तान में बड़ी कम कंपनीज आपको मिलेंगी, लेकिन कोशिश करें कि ग्रॉस मार्जिन आपके सेक्टर में बाकी कंपनीज से ज्यादा अच्छा हो उस कंपनी में जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आप ये जान के आपको हैरानी होगी कि मारी पेट्रोलियम का नेट मार्जिन, ग्रॉस की मैं अभी बात नहीं कर रहा, नेट मार्जिन इज 38%। तो अगर वॉरेन बफे पाकिस्तान में होते तो वो मारी पेट्रोलियम में जरूर इन्वेस्ट करते। अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में इनके अलावा आपने क्या देखना है? आपने देखना है कंपनी की मैनेजमेंट। अब कंपनी की मैनेजमेंट को मैं पर्सनली भी बड़ा वेट देता हूं, या मैं जिस भी ग्रेट इन्वेस्टर को जब मैं उनकी बुक्स पढ़ता हूं तो मुझे ये नजर आता है कि वो भी इस चीज को बड़ा वेटेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दीवान ग्रुप की, तो दीवान ग्रुप की मैनेजमेंट की अगर मैं पिछली 15 साल की हिस्ट्री देखूं तो उस हिस्ट्री में मुझे कोई बहुत ज्यादा डायनामिक लीडरशिप नहीं मिलती जिसने दीवान मोटर को टर्न अराउंड किया, बल्कि हमेशा उनकी आपको नेगेटिव बातें मिलेंगी, कंपनीज के नंबर आपको मैनिपुलेटिव मिलेंगे, आपको रिजल्ट्स में बैकलॉग मिलेंगे। जबकि आप दूसरी जितनी कंपनीज हैं, लाइक फौजी ग्रुप की आप कोई कंपनी उठा के देख लें, अटक ग्रुप की कोई कंपनी उठा के देख लें, लेक्सन ग्रुप की आप कंपनी उठा के देख लें, लकी ग्रुप की कंपनी, तो हर कंपनी में आपको नजर आएगा कि मैनेजमेंट ने काफी अच्छा रोल अदा किया। तो मैनेजमेंट को आपने बहुत ज्यादा वेट देना है जब किसी भी कंपनी में आप लॉन्ग टर्म एज अ इन्वेस्टर एंटर हो। उसके साथ साथ आपने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखनी है, वो है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट से क्या मुराद है? फ्री फ्लोट से मुराद ऐसे शेयर जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल हैं। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी के 100% में से 70% फ्री फ्लोट है, तो इसका मतलब है कि 30% ओनर्स ने अपने पास रखे हैं और 70% पब्लिक को दिए हुए हैं कि वो उसमें ट्रेड कर सके। अब जितने फ्री फ्लोट कम होगा, अब मल्टीनेशनल का एक रूल होता है कि वो कम फ्री फ्लोट्स में, जैसे अब यूनिलीवर, नेस्ले देखेंगे तो इनका फ्री फ्लोट आपको 5%, 7%, अलगाजी ट्रैक्टर्स एक मल्टीनेशनल कंपनी है 7% मिलेगा। इसी तरह
IC आई थी पहले, जो अब लकी कोर इंडस्ट्री बन गई है, उसका फ्री फ्लोट भी आपको 15 या 15 से कम मिलेगा। मल्टीनेशनल का ये एक पैटर्न है कि वो अपना फ्री फ्लोट कम रखते हैं क्योंकि वो अपने पास उसकी ओनरशिप रखना चाहते हैं। जबकि कुछ ऐसी कंपनीज भी आपको मिलेंगी, जैसे आपके पास अल शहीर कारपोरेशन है, जैसे टेली है। आपको शायद ये जान के हैरानी हो कि अल शहीर की 99% से भी ज़्यादा फ्री फ्लोट पब्लिक के पास है, जबकि टेली के मामले में 95-96% शेयर पब्लिक के पास है और 4% ओनर्स के पास है। इसी तरह अगर आप परवेज अहमद सिक्योरिटीज़ में जाएं तो 99.69% शेयर्स उसके पब्लिक के पास हैं। अब मुझे बताएं कि ओनर का अपनी कंपनी चलाने में क्या इंटरेस्ट होगा जब उसके पास 1% होंगे और पब्लिक के पास 99% होंगे। तो आइडियल कंपनी अगर फ्री फ्लोट के हवाले से देखें तो आपने देखना है कि 20 से 50 इज़ एन आइडियल नंबर, के बिलो 50, वरना 60 तक भी देख सकते हैं। एक्सेप्शंस हैं होल्डिंग कंपनीज, जैसे हबको, जैसे एंग्रो होल्डिंग, इसमें एक्सेप्शन है। अगर इसमें फ्री फ्लोट ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये कंज्यूमर बेस्ड नहीं होती, ये होल्डिंग कंपनीज होती हैं। फ्री फ्लोट के बाद आपने जो चीज़ आगे देखनी है वो कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे डेट से मुराद है कर्जा। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपने किसी कंपनी में या किसी इंसान पे इन्वेस्ट करना हो 1 लाख रुपए और आपको पता चले कि वो पहले ही 10 लाख का मकरूज है, क्या उस पर आप इन्वेस्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं करेंगे। तो अगर नहीं करेंगे तो ऐसी कंपनीज आपने ढूंढनी है जिस पे डेट कम हो। डेट दो किस्म का होता है, एक लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म। आपने प्रेफरेंस देनी है लॉन्ग टर्म डेट को, कि लॉन्ग टर्म डेट रेशो या लॉन्ग टर्म जो कर्ज है वो कंपनी पे कम होना चाहिए। शॉर्ट टर्म कंपनीज अपनी नीड्स के लिए, अपनी इन्वेंट्री साइकिल को बचाने के लिए लेती रहती हैं, तो शॉर्ट टर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट है। बेहतरीन कंपनी वो है जिसका डेट सबसे कम हो। तो आपने डेट टू इक्विटी रेशो ज़रूर देखनी है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने, और जितने भी मल्टी बैगर्स होंगे आप देखेंगे कि उनके डेट टू इक्विटी रेशो कम होगी। उसके बाद आपने कंपनी की अर्निंग पर शेयर, जो मल्टी बैगर आपने कंपनी निकाली है उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, कंसेक्टिव पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर एक कंपनी नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो इट्स ए टर्न अराउंड स्टोरी, और अगर एक कंपनी अपनी अर्निंग पर शेयर को पॉजिटिव इंक्रीज कर रही है तो इट मीन्स कि वो मल्टी बैगर की तरफ जा रही है। तो ये आपने चीज़ ज़रूर देखनी है कि वो अपनी अर्निंग उसने पॉजिटिव रखी है और कंसेक्टिव उसकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है। हमने अब बॉटम लाइन को भी देख लिया, यानी नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रही है, और टॉप लाइन मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए। अर्निंग के बाद जो आप इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें देखेंगे वो देखेंगे जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी ब्रांड वैल्यू कैसी है, उसकी कस्टमर सर्विस कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप गाड़ी कोई लेना चाहें और आपके पास बजट हो 1 करोड़ रुपए का, क्या आप हैवल लेंगे या हैवल के मुकाबले पे आप सिविक लेंगे? तो ज़्यादातर लोग हैवल को पसंद करेंगे सेम बजट में। इसकी क्या रीज़न है? पहली तो उसकी ब्रांड वैल्यू। आल्दो होंडा की ब्रांड वैल्यू कम नहीं है, लेकिन होंडा में इनोवेशन नहीं आई। अब आप होंडा सिटी 2017 मॉडल ले लें, होंडा सिटी 2019 मॉडल ले लें, 21 ले लें और 25, चेंजेस क्या होंगी? स्टिकर की चेंज होगी, अलॉय का चेंज होगा। तो ये जो इनोवेशन, ब्रांड एक्विजिशन, ब्रांड वैल्यू और कस्टमर केयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 1% जो लेवी लगाई इन्वायरमेंट के लिए सारे गाड़ियों पे, हैवल ने इसको कैसे ऑब्जर्व किया? हैवल ने कहा ये हम कस्टमर पे नहीं डालेंगे और प्राइस अपनी इंक्रीज नहीं करेंगे, बल्कि खुद ऑब्जर्व करेंगे। ये एक तरीका होता है कस्टमर को एक्वायर और कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करने का। तो ऐसी कंपनीज फ्यूचर में बड़ा प्रोग्रेस करती हैं जिनके साथ कस्टमर लॉयल होते हैं। इसके अलावा आपने कंपनीज में ये देखना है कि क्या कंपनीज इनोवेशन के साथ, कस्टमर लॉयल्टी और ब्रांड वैल्यू के साथ वो ग्लोबल एक्सपेंशन का डायनामिक रखती हैं। कोई कंपनी ऐसी है जिसको ग्लोबली एक्सपैंड किया जा सकता है तो उसके पास एक अनफेयर एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट आ जाता है। जब अनफेयर एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट आएगा तो कंपनी हमेशा कामयाब होगी। जैसे सीमेंट सेक्टर में आपके पास साउथ की कंपनीज के पास ये एडवांटेज है कि वो बाय पोर्ट अपनी सीमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि उनकी मार्केट वास्ट हो जाती है। आपने ये भी साथ साथ देखना है कि आपके पास ग्लोबल एक्सपेंशन के चांसेस हैं या नहीं है। उसके अलावा वॉरेन बफे का एक बड़ा अच्छा रूल है, वो कहते हैं कि कंपीटेटिव एडवांटेज देखें जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ मल्टी बैगर, क्योंकि जब भी हम रियल टाइम वैल्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिनका बिजनेस थोड़ा सा यूनिक हो और उसका कंपटीशन कम से कम हो। फॉर एग्जांपल, आप ऑटो सेक्टर में होंडा एटलस को देखते हैं जो बाइक्स बनाता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि होंडा एटलस के पास 80 to 85% पाकिस्तान की बाइक्स की मार्केट का शेयर है। इसी वजह से उसकी प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है, उसे इनोवेशन भी नहीं करनी पड़ती और उसके बाद इंक्रीज। आज एक कंपेटिटर आ जाए पाकिस्तान में, जैसे इंडिया की बाइक्स हैं बजाज या यामा ने एक नई बाइक लॉन्च की थी तो जिससे काफ़ी इफेक्ट हुआ था। आज एक ऐसी बाइक आ जाए जो डिज़ाइन में होंडा को टफ टाइम दे दे तो होंडा के लिए ये मसला हो
जाएगा। आल्दो अभी वो इसलिए कमा रहे हैं, उनके पास कंपेटिटिव एडवांटेज है। इसी तरह पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कंपनी है, वो कैंस बनाती है कोक और पेप्सी के लिए। अब वो दी ओनली कंपनी इन पाकिस्तान है जो ये कैंस वगैरह बना रही है लिस्टेड में, तो उनके पास ये कंपेटिटिव एडवांटेज है कि उनका कोई कंपेटिटर नहीं आना। यही वजह है कि फर्टिलाइजर इतने डिविडेंड इसलिए देता है क्योंकि उनके पास ये एडवांटेज होता है कि उनका कौन सा कंपटीशन आएगा। जितनी पाकिस्तान में 6 मिलियन टन फर्टिलाइजर यूरिया चाहिए उतनी ये 4 कंपनीज बना रही है, ना किसी कंपटीशन वाले ने आना है। ये जो कंपिटेटिव एडवांटेज है ये भी कंपनीज को अनफेयर एडवांटेज देता है टू बिकम मल्टी बैगर। इसके अलावा अगर मैं और चीज़ें बताऊं तो जो ग्रोइंग कंपनी होती हैं, मल्टी बैगर्स आर ग्रोइंग कंपनी, ये फ्यूचर फॉरवर्ड होती हैं, इनकी प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं। तो जब इनकी आप पीई रेशो देखते हैं तो पीई रेशो नॉर्मल मार्केट के अदर ग्रुप से या सेक्टर में सबसे ज़्यादा चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है गंधारा ऑटो लिमिटेड ने या जीएल जिसका शेयर है, उन्होंने अपना एक डाला या ट्रक लॉन्च किया है। अब गंधारा की जो पीई रेशो है वो 73 पे है, और जबकि ऑटो सेक्टर की एवरेज पीई रेशो 10 से 12 के दरमियान है। इस हिसाब से तो मुझे गंधारा कभी नहीं लेना चाहिए। याद रखिएगा जो ग्रोइंग कंपनीज होती हैं जिनकी प्राइसेस बड़ी अचानक बढ़ रही होती हैं, उनकी पीई रेशो हमेशा सेक्टर से बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंपनीज में आपने पीई नहीं देखनी, आपने प्राइस टू अर्निंग रेशो नहीं देखनी, आपने क्या देखना है पीईजी। पीईजी क्या है? प्राइस अर्निंग ओवर ग्रोथ इन अर्निंग पर शेयर, यानी ऊपर पीई रेशो लिखेंगे, नीचे के उसकी अर्निंग पर शेयर में कितनी ग्रोथ हुई है। अगर वो वैल्यू 1 से नीचे है तो इट मीन्स कि वो अंडर वैल्यू, अभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो 1 से ऊपर है इट मीन्स वो ओवर वैल्यू हो गया, अब हमने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूं कि ऐसी ग्रोइंग कंपनीज जिसकी प्राइस इंक्रीज कर रही हो, वो मल्टी बैगर बन रहा हो, तो उनकी पीई रेशो सेक्टर में दूसरी कंपनी से अमूमन ज्यादा होती है। तो ऐसे मामलात में आपने पीई रेशो वाले फार्मूले को नहीं फॉलो करना बल्कि पीईजी पे आ जाना है। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो है फ्री कैश फ्लो। आपने जो भी मल्टी बैगर देखा होगा उसमें अगर एक यूनिक चीज मैं आपको बताऊं जो शायद आपको वीडियोस में ना मिले, शायद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना मिले, वो है फ्री कैश फ्लो। क्यों ही कंपनीज के पास फ्री कैश फ्लो आना शुरू हो जाता है, यानी उनका फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, उनके शेयर की प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल है, डोल, वो डबल हो गया, ठट्ठा सीमेंट फ्री कैश फ्लो आया, वो डबल हो गया। तो जिन कंपनीज के पास फ्री कैश फ्लो होता है, क्योंकि कैश इज कंसीडर एज अ किंग, उनके पास कैश होता है, उन्हें बोरिंग की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपने ऑपरेशंस को बहुत अच्छे लो फाइनेंस कास्ट में कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि ऐसी कंपनीज जिनके कैश फ्लो पॉजिटिव हैं वो आपको ज्यादा जल्दी ग्रो करती हुई नजर आएंगी। एक और मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहता हूं, वो है टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने देखना है कि जिस कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं क्या फ्यूचर में उसकी कोई एड्रेसेबल मार्केट है। मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूं कि दुनिया के अंदर एवरेज हर 1000 लोगों के पास 350 गाड़ियां हैं। अमेरिका में ये एवरेज 800 है 1000 में, इंडिया में ये 250 है, पाकिस्तान में ये 126 है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अगर दुनिया की एवरेज के पास भी जाएगा तो उसे 350 गाड़ियां चाहिए, 350 हर 1000 बंदे को। और 350 से मुराद है कि अभी आपका जो मार्केट कैप है या मार्केट के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो 3x इंक्रीज कर सकती है। इसका मतलब है पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल्स की जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो बहुत बड़ी है। सेम इसी तरह अगर मैं आप एग्जांपल दूं आपको चिकन में, तो दुनिया की चिकन की एवरेज इज 18 kg पर ईयर पर पर्सन, जबकि पाकिस्तान में ये 6 kg है, अमेरिका के अंदर ये 48 kg है। तो आप इस हिसाब से देखें अगर हम दुनिया की एवरेज में इस चिकन को कंसीडर करें तो ये टोटल एड्रेसेबल मार्केट चिकन की भी बहुत बड़ी है। इसका किसको एडवांटेज है? इसका जैसे कंपनीज BBFL या फूड सेक्टर की और कंपनीज। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट मल्टी बैगर्स में वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली है क्या? इक्विटी वो पैसा होता है जो ओनर्स ने लगाया होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी से मुराद है कि ओनर्स ने जो इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया था उस पे हर साल ओनर्स को कितना रिटर्न आ रहा है। हम अक्सर सुनते थे एक शुगर मिल साल में एक शुगर मिल बना देती है, इसका ये होता था उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 100% होती है। इसी तरह आपने देखा होगा आपको फार्मा सेक्टर के अंदर, आपको ऑटोमोबाइल्स के अंदर बड़े ज्यादा मल्टी बैगर्स मिलते हैं। या साजगार की आप एग्जाम्पल ले लें, क्यों? क्योंकि उसका ROE 100% से भी ज़्यादा था। ऑटोमोबाइल्स में हैवल ने अपना प्लांट पाकिस्तान में लगाना था, साजगार के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया, एक असेंबली लाइन लगी जो 2 अरब रुपए में लग गई। उधर स्पेयर पार्ट्स आते हैं, उधर किट्स आती है, वो किट्स वहाँ असेंबल होती है, असेंबल होकर गाड़ी बनती है और गाड़ी बिकना शुरू हो जाती है। तो 2 अरब के प्लांट में पहले साल ही हैवल ने 5 अरब कमा लिया। तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी जितने पैसे उन्होंने इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में लगाए उससे 2 गुना उन्होंने निकाल लिए। इसी तरह जितनी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की जो नई खास तौर पे चाइनीज है वो
वो उनकी आरओई बड़ी अच्छी होती है। इसी तरह आप फार्मा सेक्टर में भी प्लांट लगना है, उस प्लांट का टर्नओवर रेशो में दवाई बनना शुरू होनी है और आपकी आरओई इंक्रीज होनी है और उन्होंने मल्टी बैगर बनना है। तो आपने जो ओपेक्स बेस्ड बिजनेस है ऑपरेटिंग, उसमें आपने आरओई ज़रूर देखनी है। अगर जो कैपेक्स बेस्ड बिजनेस है जैसे टेक्सटाइल मिल्स हैं, उसमें आपने बुक वैल्यू को ज़रूर प्रेफर करना है कि बुक वैल्यू उसकी कितनी है, उनके पास एसिड्स कितने हैं, ताकि उससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। आपने जो प्रीवियस मल्टी बैगर्स भी देखे होंगे तो आप देखिएगा कि इन पॉइंट्स में से वो हाफ से ज़्यादा पॉइंट्स को टिक इन करते हैं। शायद ही कुछ ऐसी कंपनीज हों जिसमें ये सारे पॉइंट्स फॉलो होते हों, लेकिन इसमें अगर 70 से 80% भी फॉलो होते हैं तो आप उसे समझ लें कि ये कंफर्म मल्टी बैगर है। इसके लिए यंग्स कैपिटल ने एक मून चार्ट ट्रैकर भी बनाया जो आपको मैं कुछ दिन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपनी सारी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दूंगा। ये मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं, इनको हम डिटेल में अपने सेशंस में डिस्कस करते आए हैं, मजीद भी हम इसे सेशंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन पॉइंट्स को एक एक करके लिखें। हम भी आपको कंपाइल करके ये साथ दिखा रहे हैं, ये पॉइंट्स लिखे हुए। आप इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लें और जाके इनको चेक करें और अपनी कंपनीज या अपनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट, अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स ज़रूर देखें। इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट हैं जो आपको मैं मजीद वीडियोस में बताता रहूँगा, क्योंकि यंग्स कैपिटल का सोल मकसद ये है कि हम अपने रिटेल इन्वेस्टर भाइयों को एजुकेशन दें, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मल्टी बैगर समझने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच।